तो आज हमारे पास एक बहुत ही खास पीडीएफ है जो एक मास्टर क्लास की तरह है। इसमें हम स्लाइड 1 से शुरुआत करके भारतीय संविधान के पहले संशोधन से लेकर 106वें संशोधन तक के पूरे सफर को डिकोड करेंगे। और ये जाना बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, और जो नोट्स का स्टैक हमारे पास है वो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन असल में ये चर्चा हर उस इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि हमारे देश का राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना पिछले दशकों में कैसे बुना गया है। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस मास्टर क्लास का अप्रोच पूरी तरह से सरल, सटीक और परीक्षा उन्मुख है। मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या बदला, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों बदला। सही कहा। हम इस ऐतिहासिक दस्तावेज का स्लाइड दर स्लाइड विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक जीवंत संविधान समय के साथ अपनी मरम्मत खुद करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्लाइड 1 पर नजर डालते हैं, जो हमारा इंट्रो था भारतीय संविधान संशोधन की ये मास्टर क्लास। अब हम आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। स्लाइड 2, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। बेटा, मैं एआई क्वेश्चन फैक्ट्री हूं, आपका स्वागत करता हूं। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। अब यहीं पर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल मेरे दिमाग में आता है। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। हाँ। उसे बनाने में सालों लगे, दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा गया, फिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब स्याही सूखी भी नहीं थी और अगले ही साल 1951 में पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या थी। अगर हम स्लाइड 2 के बुलेट पॉइंट्स देखें तो मुख्य कारण था भूमि सुधार, यानी लैंड रिफॉर्म्स को संरक्षण देना। अच्छा। आजादी के तुरंत बाद सरकार जमींदारी प्रथा को खत्म करके भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना चाहती थी। लेकिन जब सरकार ने जमीनें लेनी शुरू की तो बहुत से जमींदार संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर सीधे अदालतों में चले गए। राइट, क्योंकि उस वक्त संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। बिल्कुल, और अदालतें संविधान के हिसाब से उनके पक्ष में फैसले दे रही थीं। तो नेहरू जी की सरकार के सामने ये एक बड़ा संकट था। अगर सामाजिक न्याय करना है तो संविधान को बदलना ही होगा। मतलब सामाजिक सुधार और मौलिक अधिकारों के बीच सीधा टकराव हो रहा था, तो इसका समाधान कैसे निकाला गया? इसका समाधान बहुत ही अनोखा था। जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची नाम की एक नई व्यवस्था बनाई गई। इसे आप एक संवैधानिक तिजोरी की तरह समझ सकते हैं। एक तिजोरी? हाँ, मतलब सरकार ने तय किया कि अगर किसी कानून को इस 9वीं अनुसूची वाली तिजोरी में डाल दिया जाए तो अदालतें आमतौर पर उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। इसी के साथ स्लाइड 2 में ये भी बताया गया है कि अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए, जिन्होंने संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया। रुकिए, ये तो थोड़ा अजीब है ना। एक लोकतांत्रिक देश में एक ऐसी तिजोरी बना देना जहां अदालतें झांक भी ना सकें। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। उस समय तर्क ये दिया गया था कि राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ कड़े कदम जरूरी हैं। और मुझे स्लाइड 2 पर एक और पॉइंट दिख रहा है। हाँ, बताइए। सिर्फ संपत्ति का ही मुद्दा नहीं था। सरकार ने लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति पर भी उचित प्रतिबंध लगा दिए। एग्जैक्टली। तो जो आज़ादी 1950 में पूर्ण लग रही थी, 1951 में उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जोड़ दिए गए। खैर, जमीन का मसला तो किसी तरह सुलझ गया। लेकिन अब आते हैं स्लाइड 3 पर। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसे देखकर तो लगता है जैसे देश के नक्शे को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट था ये। बिल्कुल। आज़ादी के समय राज्यों का एक बहुत ही जटिल वर्गीकरण था, जिसे ABCD स्टेट्स कहा जाता था। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो इस स्लाइड के अनुसार उसे खत्म कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर यानी लैंग्वेज के बेसिस पर भारत का नया मानचित्र तैयार हुआ। तो 1956 के बाद तस्वीर क्या बनी? 1956 के बाद देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज बन गए। ये तो बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था। और स्लाइड 3 में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, साझा उच्च न्यायालय या कॉमन हाई कोर्ट का प्रावधान। सही कहा। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे आज हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही साझा हाई कोर्ट है। नया लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना मुमकिन नहीं होता,
तो ये एक बहुत ही व्यावहारिक व्यवस्था थी। अब देखिए, जब जमीनें बंट गईं और राज्यों की सीमाएं तय हो गईं, तो सत्ता के गलियारों में एक नया पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। संसद बनाम न्यायपालिका। बिल्कुल। और ये हमें ले जाता है स्लाइड 4 पर, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसे मैं पूरी तरह से एक पावर शिफ्ट के रूप में देखता हूं। ये भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। स्लाइड 4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ केस के फैसले को पलटने के लिए लाया गया था। और उस केस में क्या हुआ था? गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, मतलब वो उनमें संशोधन नहीं कर सकती। उस समय की सरकार को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी, तो संसद ने अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अनुच्छेद 13 और 368 में ही बदलाव कर दिए। और स्लाइड 4 कहती है कि संसद की सर्वोच्च शक्ति स्थापित कर दी गई। हाँ, मतलब ये स्पष्ट कर दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों सहित। बिल्कुल, संसद ने खुद को सबसे ऊपर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति की भूमिका को भी सीमित कर दिया गया। वो कैसे? ये तय कर दिया गया कि अगर संसद कोई संशोधन विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। वो उसे वापस नहीं भेज सकते। वाह, ये तो पूरी तरह से पावर को एक जगह समेटना हो गया। और ये केंद्रीकरण अपने चरम पर तब पहुंचा जब देश में इमरजेंसी लगी। अब आते हैं स्लाइड 5 पर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मैं देख रहा हूं कि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक अकेले संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इस एक संशोधन ने संविधान के इतने सारे हिस्सों को छुआ और बदला जो अपने आप में अभूतपूर्व था। इमरजेंसी के दौर में ये संशोधन लाया गया था। सबसे पहले तो प्रस्तावना में ही 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। एग्जैक्टली, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। लेकिन यहाँ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। हाँ, बताइए, भारत तो पहले दिन से ही पंथनिरपेक्ष और समाजवादी सोच वाला देश था, तो इमरजेंसी के दौरान ही इन शब्दों को लिखित में जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? ये बेसिकली एक गहरा राजनीतिक मैसेज था। इसके अलावा जो प्रमुख बदलाव स्लाइड 5 में है, वो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A जोड़ना, यानी मौलिक कर्तव्य। हाँ, अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज लागू किए गए। सरकार का संदेश साफ था कि आप सिर्फ अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, आपको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। और ये भी तो है स्लाइड में कि नीति निर्देशक तत्वों यानी DPSP को मौलिक अधिकारों पर वैधानिक प्राथमिकता दे दी गई। बिल्कुल। एरपोर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ये वो दौर था जब कार्यपालिका अपनी शक्ति को अधिकतम कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हाँ, जब इमरजेंसी खत्म हुई और नई सरकार आई, तो उन्होंने पिछले बदलावों को पलटना शुरू किया। और यही हमें स्लाइड 6 पर लाता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसे एक तरह से रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा सकता है। बिल्कुल। पिछले स्लाइड से अगर इसे जोड़ें तो ये संशोधन 42वें संशोधन के कुछ बड़े बदलावों को संतुलित करने के लिए था। हाँ, और स्लाइड 6 की सबसे बड़ी बात यह है कि संपत्ति का अधिकार, जो स्लाइड 2 से विवाद का विषय बना हुआ था, उसे अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। फाइनली। हाँ, भाग 3 से हटाकर उसे भाग 12 में केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A के तहत। मतलब इतने दशकों बाद जाकर उस टकराव का स्थायी समाधान निकला। सही कहा। और आपातकाल लगाने के नियम भी बहुत कड़े कर दिए गए। आओ, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया ना? एग्जैक्टली। स्लाइड में लिखा है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन से बदल दिया गया। और ये भी रेखांकित किया गया है कि आपातकाल अब केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, बल्कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही लगाया जा सकता है। बिल्कुल, रिटन रिकमेंडेशन जरूरी कर दी गई। और सबसे जरूरी बात जो मुझे यहाँ दिख रही है, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये नागरिक अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल थी। अब जरा 80 के दशक की राजनीति की तरफ चलते हैं। स्लाइड 7, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इस स्लाइड के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प मुहावरा है, आया राम गया राम।
अरे हाँ, ये मुहावरा उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक है। ये बेसिकली दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ था। तो उस वक्त राजनेता बहुत पार्टियां बदलते थे। बहुत ज्यादा राजनीतिक अवसरवाद और विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ही ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। तो इसके तकनीकी पहलू क्या थे? संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के स्पष्ट नियम बनाए गए ताकि राजनीतिक स्थिरता आ सके। बहुत जरूरी कदम था वो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड। वेलकम टू एआई क्वेश्चन फैक्ट्री। इफ यू नीड द पीडीएफ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब चलते हैं लोकतंत्र की जड़ों की ओर। स्लाइड 8, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये स्लाइड बहुत खास है। ये संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के बारे में है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, अनुच्छेद 243 से 243O तक नए प्रावधान किए गए। और इसके विशिष्ट विवरण क्या हैं? स्लाइड में 11th अनुसूची का जिक्र है। बिल्कुल, नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए और अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मुख्य आधार बनाया गया। और मुझे जो सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव यहाँ दिख रहा है वो ये कि पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया। ये जमीनी स्तर पर महिलाओं की लीडरशिप तैयार करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। सच में ये एक बहुत बड़ी पहल थी। अब अगर 73वें संशोधन ने गांवों को सशक्त किया, तो स्लाइड 9, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने अर्बन ग्रिड या शहरी नेटवर्क को मजबूत किया। एग्जैक्टली। एक ही साल में ये दोनों बड़े बदलाव हुए। नगरपालिकाओं को स्वायत्तता और शक्तियां प्रदान की गईं। इसके लिए अनुच्छेद 243P से 243ZG तक प्रावधान किए गए। और इसके लिए 12वीं अनुसूची बनी ना? हाँ, नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची बनी, जिसमें 18 विषय रखे गए। और स्लाइड 9 में एक नए ढांचे का जिक्र है। हाँ, जिलों के समेकित विकास के लिए जिला योजना समिति यानी DPC का गठन अनिवार्य किया गया और जनसंख्या के आधार पर शहरी प्रशासन को 3 स्तरों में बांटा गया: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। मतलब पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। बिल्कुल। अब आते हैं स्लाइड 10 पर, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इस स्लाइड की जो सबसे खास बात है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वो ये कि कैसे एक ही विषय यानी शिक्षा ने संविधान के 3 अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित किया। ये एक बहुत ही बेहतरीन ड्राफ्टिंग का उदाहरण है। 3 हिस्से, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP, तीनों में बदलाव हुआ। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसे। तो पहला बदलाव मौलिक अधिकारों में हुआ। अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को एक अधिकार बना दिया गया। मतलब अब ये सरकार की जिम्मेदारी थी। हाँ। दूसरा बदलाव मौलिक कर्तव्यों में हुआ। अनुच्छेद 51A में एक नया पॉइंट के जोड़ा गया कि ये माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को शिक्षा के अवसर दें। और तीसरा DPSP में एग्जैक्टली। अनुच्छेद 45 की भाषा बदलकर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया। वाह, एक ही झटके में अधिकार, कर्तव्य और लक्ष्य तीनों सेट कर दिए गए। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं। स्लाइड 11, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये तो हम सब ने न्यूज में बहुत देखा है। एक राष्ट्र एक बाजार का विजन। हाँ, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST का संशोधन है। तो GST ने एग्जैक्टली किया क्या? GST ने हमारी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार किया। इसने कई केंद्रीय और राज्य करों को एक में समाहित कर दिया। और स्लाइड 11 में सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखा है। हाँ, क्योंकि अनुच्छेद 246A के तहत केंद्र और राज्यों दोनों को कर लगाने की साझा शक्ति मिली। और तकनीकी बिंदु ये है कि अनुच्छेद 279A के तहत एक GST परिषद बनी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, स्लाइड में एक टर्म है कैस्केडिंग प्रभाव। ये क्या था और GST ने इसे कैसे दूर किया? देखिए, आसान भाषा में कैस्केडिंग प्रभाव का मतलब था टैक्स पर टैक्स लगना। अच्छा। पुरानी व्यवस्था में ऐसा ही होता था, लेकिन GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC की सुविधा लाई गई, जिससे ये टैक्स पर टैक्स वाला सिस्टम खत्म हो गया। ये तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म था। बिल्कुल। अब हम आते हैं हालिया संशोधनों पर। स्लाइड 12,
103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। मैं इस स्लाइड को समानता के पैमाने के रूप में देखता हूँ। हाँ, ये संशोधन EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई ना। एग्जैक्टली। इसके तहत संविधान में नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। और यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है कि ये सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए है। मतलब ये SC, ST और OBC के मौजूदा 50% कोटे को छुए बिना पूरी तरह से अतिरिक्त या एडिशनल है, और ये सरकारी नौकरियों और निजी शिक्षण संस्थानों दोनों में लागू होता है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब स्लाइड 13 देखते हैं। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसे मैं रिप्रेजेंटेशन डुअल पाथ कहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि इसमें एक तरफ कुछ बढ़ाया गया है और दूसरी तरफ कुछ रोका गया है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया। ये तो बढ़ाने वाली बात हो गई। और रोका क्या गया? बड़ा बदलाव ये हुआ कि अनुच्छेद 334 में संशोधन करके एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के नामांकन या नॉमिनेशन के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया। मतलब आजादी के बाद से जो ऐतिहासिक व्यवस्था चली आ रही थी वो अब खत्म कर दी गई। हाँ, वो बदलाव अब लागू कर दिया गया है। और अब हम पहुंच गए हैं स्लाइड 14 पर। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये सबसे ताज़ा और सुपर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये सच में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक युगांतरकारी कदम है। दशकों से इसकी बात हो रही थी। तो इसमें क्या तय हुआ है? इसके तहत लोकसभा अनुच्छेद 330A, राज्य विधानसभाओं अनुच्छेद 332A और दिल्ली विधानसभा अनुच्छेद 239AA में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। हाँ, पूछिए। क्या ये जो 33% महिलाओं का आरक्षण है, ये SC, ST कोटे को प्रभावित करता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये 1/3 आरक्षण SC और ST के लिए पहले से आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होगा। अच्छा, मतलब सब कोटा की तरह? एग्जैक्टली। लेकिन स्लाइड 14 में एक शर्त या कंडीशन भी दी गई है। वो क्या है? ये अधिनियम आगामी जनगणना और परिसीमन यानी डीलिमिटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 15 वर्षों के लिए लागू होगा, अनुच्छेद 334A के तहत। मतलब ये तुरंत लागू नहीं हुआ है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल। तो ये था हमारा स्लाइड 1 से 14 तक का सफर। अब हम पहुंचते हैं हमारी आखिरी स्लाइड 15 पर। ये है हमारा आउटरो, मास्टर रिवीजन एक नजर में। ये एक मेगा रिवीजन ग्रिड है। हाँ, ये एक क्विक स्क्रीनशॉट मोमेंट है जहां सभी बड़े संशोधनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। तो चलिए इसका सारांश प्रस्तुत करते हैं। पहली श्रेणी है संस्थागत सुधार या इंस्टीट्यूशनल। इसमें आते हैं 7th संशोधन, राज्यों का पुनर्गठन, 52nd दल बदल और 73rd 74th स्थानीय शासन। और दूसरी श्रेणी है शक्तियों का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर। इसमें 24th जहां संसद सर्वोच्च हुई, 42nd कार्यपालिका मजबूत हुई और 44th आपातकाल सुरक्षा। तीसरी श्रेणी है अधिकार और समाज, राइट्स एंड सोसाइटी। इसमें हमने देखा 1st संशोधन, 9वीं अनुसूची, 86वां शिक्षा, 130वां EWS और 106 महिला आरक्षण। और आखिरी चौथी श्रेणी है आर्थिक एकीकरण या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसमें हमारा 101वां संशोधन यानी GST आता है। बिल्कुल। ये ग्रिड पूरी मास्टर क्लास को बहुत अच्छे से समेट लेती है। अंत में इस पूरी मास्टर क्लास को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठता है जो मैं उन सभी लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं जो हमें सुन रहे हैं। हमने देखा कि कैसे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की जरूरतों ने हमारे संविधान को समय समय पर बदला है। लेकिन अगर आप आज से 50 साल आगे की सोचें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्राइवेसी जैसी जो नई चुनौतियां आ रही हैं, वो हमारे संविधान में 5वीं श्रेणी के रूप में कौन से नए संशोधनों को जन्म देंगी? ये बहुत ही दिलचस्प सोच है ना? क्या हम एक नए डिजिटल राइट्स अमेंडमेंट की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी डिजिटल पहचान और डेटा को भी उसी तरह सुरक्षित किया जाएगा जैसे आज जमीन या भाषण को किया जाता है?